क्या तुम बोलती नहीं हो या फिर तुम्हारे पास जुबान ही नहीं है? इसे यूं खामोश बैठा देख वो चलता सामने मौजूद कुर्सी पर बैठते पूछने लगा। आयत कब से इसकी नजरों को महसूस कर रही थी, मगर इसकी यूं बराह रास्त मुखातब करने पर वह डर सी गई थी। जब इसने एक चोर नजर आगे पीछे डाली तो सभी एक दूसरे में मगन थे। यहाँ का माहौल इसे काफी अजीब लगा था। ऊपर से इस लड़की का यूं घूरना, अब सामने आकर बैठना, वो बुरी तरह झुंझलाहट बेचैनी से पहलू बदलते रुख बदल गई थी। हाय, मेरा नाम फरहान है और तुम्हारा नाम? आयत के आगे हाथ फैलाए वैसे खौफजदा चेहरे के तासरात को देखते पूछने लगा। आयत पूरी तरह से अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत करते लब भींचते हुए बोली, वैसे नई स्टूडेंट हो? पहले कहाँ पढ़ती थी? इसके साथ दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में वो बात काफी बढ़ा चुका था। आयत को इसकी हरकतें अजीब सी लगी थी। वो वक्त देखते फौरन से बैग थामे वहां से तेजी से बाहर निकली थी। एहराज की गाड़ी को देख इसका सीने में अटका हुआ सांस बहाल हुआ था। वो शुक्र करते तेजी से बाहर निकल गई थी। हाथ की मदद से दरवाजा खोलते वो मोबाइल फोन को ऑफ करते अंदर दाखिल हुआ, जहां पर सामने वो सर से पांव तक कफन में दुबकी पड़ी हुई थी। एहराज इसे दिन को घर छोड़ते खुद अपने केस के सिलसिले में जल्दी वापस चला गया था, मगर इसके यूं जाने पर वो दिन से भूखी नाराजगी लिए बैठी हुई थी। अब भी गाड़ी के रुकने की बात पर वो जल्दी से कंफर्ट ताने सोती बनी थी, मगर एहराज इसकी रग रग से वाकिफ था। वह जानता था वो सोई नहीं है बल्कि सोने के बहाने बना रही है। जब भी वो चलता हुआ ट्रे एक जानब रखे सोफे पर इसके सामने बैठा था। काफी देर यूं ही खामोशी महसूस किए। जरा सा कंफर्ट इसने मुंह से निकाले देखा तो एहराज कहीं न था। वो आंखें छोटी किए बगौर देखने लगी, मगर इसे ना पाते वह झट से उठी थी। यूं ही नंगे पांव वो बेड से उतरे बाहर की जानब जाने लगी थी, जब पर्दे के पीछे से निकलते एहराज अपने दोनों हाथ इसकी नाजुक कमर के गिर्द हायल किए इसे खुद में भींचा था। आयत की इस यूं अचानक आने पर इसकी खुशबू को खुद में उतरता महसूस करते एक पल में जैसे सारी नाराजगी भूल गई थी। एहराज की कुर्बत भुलाए कहाँ इसे कुछ और सोचने का मौका देती थी। वो शख्स तो इसके दिलो दिमाग से होते अब इसकी रूह का मकीन बने बैठा था। एहराज इस खामोशी महसूस किए आहिस्ता से आयत की गर्दन पर बिखरे इन स्याह अबशारों को पीछे किए झुकते अपने देखते होंठ इसकी गर्दन पर रख गया था। आयत इसकी जानलेवा लम्स पर खुद में सिमट सी गई थी, जो रफ्ता रफ्ता इसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहरे सब किए इसके नाजुक होठों पर झुका अपनी तशनी मिटाने लगा था। आयत का वजूद इसकी कुर्बत इसके जानलेवा लम्स पर लरसने लगा था, जिसे महसूस किए एहराज ने झटके से बाहों में भरते बेड की जानब आते से नरमी से लटाए अपने हाथ से इसके दाएं बाएं रखे आयत पर साया सा किया था। आयत ने बामुश्किल से अपनी लड़ती पलकों को उठाए एहराज की जानब देखा था, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। एहराज एकदम से झुकते फिर से इसके नाजुक होंठों को अपनी गिरफ्त में लिए अपनी सांसों में आयत की महकती सांस भरता बेखुद सा होने लगा था। यू नो व्हाट, बहुत मिस किया मैंने आज तुम्हें। आयत के होठों को आजादी दिए वह झुकते इसके गालों को छूते मदहोशी से बोला था। आयत जो इसकी कुर्बत में सब कुछ भुलाए बैठी थी, एकदम से अपनी नाराजगी याद आई तो वो मुंह फुलाए खुद पर झुके एहराज को देखने लगी। मैं तो नाराज हुआ आपसे, पहले मुझे वहाँ जबरदस्ती छोड़ आए, अब बार फिर घर भी छोड़कर चले गए। मैं पागल हूँ जो पागलों की तरह आपका वेट करती रहती हूँ। वह खफकी समोए लहजे में एहराज की शर्ट के कॉलर पर अपनी शहादत की उंगली से लकीरें खींचती मुकाबल को बेहद मासूम लगी थी। एहराज ने बतौर नाम झुकते इसके होंठों को छुआ तो आयत का चेहरा सुर्ख पड़ गया। ये तुम्हारे इंतजार का नाम था। और सॉरी भी करता हूँ जानम, सच्ची मैं एक अहम काम चल रहा था, वरना मैं कभी भी यूं अकेला ना छोड़ता। चेहरे पर मासूमियत तारी किए वो आयत को देख गंभीर लहजे में बोला था तो आयत ने आंखें छोटी किए से घूरा। अच्छा बताओ, क्या कुछ किया यूनी में? किसी से दोस्ती हुई? एहराज इसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटते इसे बिठाए टेबल की जानब बढ़ा था। खाने की ट्रे उठाए वो आयत के सामने रखते खुद भी इसके सामने बैठा था। कुछ खास नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है वहाँ पर, सभी बुरे हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना। आयत इस लड़की को याद करती सख्त बदमजा हुई थी और बात बदलते अपनी सुनाने लगी। एहराज सुनते गहरा मुस्कुराया था। एक दिन में तो कोई किसी से दोस्ती नहीं करता, कुछ दिन लगेंगे फिर देखना खुद ही कोई ना कोई दोस्त तो बन ही जाएगी।
रोटी का नवाला बनाया इसके सामने करता वो बच्चे की तरह पिचकारने लगा था। आयत बुरा सा मुंह बनाए इसके हाथ से खाना खाने लगी थी। इतना ज्यादा काम दे दिया है सब प्रोफेसर्स ने, कहते हैं लेट एडमिशन लिया है तो इनकी असाइनमेंट को बना कर लाओ। इसके पास ढेर सारी वजूहात थी यूं ही ना जाने की। अभी भी वो एहराज के सामने बैठे मासूमियत से इसे आगाह कर रही थी। एहराज ने तासब से सर हिलाया। इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है डार्लिंग, मैं कल तुम्हारी मदद करूंगा, देखना कितनी जल्दी सारा काम हो जाएगा। मगर आज नहीं, हम कल से शुरू करेंगे। आज मेरा इरादा तुम्हें कुछ और सिखाने का है। एक झटके से इसके बाजू को थामते अपने बेहद करीब करता वो इसके होंठों पर झुकता अपनी मनमानियों पर उतरा था। वो बेसुध सा एक जाना बैठा अपने खाली हाथों की लकीरों को घूर रहा था। कुछ भी तो नहीं बचा था इसके पास। अपनी बेजा की जिद में आज वो अपना सब कुछ गंवा चुका था। वो कैसे फरिश्ते का सामना करेगा, ये सोच इसे अंदर से खत्म कर रही थी। कैसा बाप था अपने बच्चे का कातिल। हाँ, वही तो कातिल था जिसे इस दुनिया में आने से पहले बड़ी सिपाही से इसका कत्ल करने का सोचा था। फरिश्ते की सिसकियां, इसकी करब भरी शिकवा करती नजरें आज यजदान को पल भर में रेजा रेजा कर चुकी थी। वो दुनिया की नजरों से ओझल किए इसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट में लाया था। वो नहीं चाहता था इसकी प्रिंसेस को किसी की नजरों का सामना करना पड़े, इसके सिवा कोई भी वजूद इसकी फरिश्ते को देखे। मगर डॉक्टर की कही बातें इसकी रूह तक को लरसा गई थी। इसकी फरिश्ते को ड्रग्स की हैवी डोज दी गई थी। इसके वजूद के साथ साथ इसके जहन को भी बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। डॉक्टर ने इसे वाज़ेह लफ्ज़ों में बताया था, इसकी बीवी पर हुई जहनी जिस्मानी तशद्दुद की वजह से इसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले दम तोड़ चुका है। फरिश्ते की जहनी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। करता भी तो क्या, एक बाप के ओहदे पर फाइज होने से पहले ही वो कातिल बन चुका था। मगर अब वो किसी भी तौर पर अपनी बीवी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इसकी मासूम सी बीवी इससे बदगुमान हो जाए। इसे छोड़ते वो अकेला इन वहशतों के हवाले कर जाए। वो खुद गर्ज हो चुका था इसके मामले में। वो जुनून, इश्क, मोहब्बत इन सब से बहुत आगे निकल चुका था। फरिश्ते की बिना इसकी सांसें भी सीने में उलझ जाती थी। कुछ आके इसका खुद दूर रहना। फरिश्ते जानती थी जो भी हुआ इसमें कसूरवार वही था। अगर वो इसे समेटता है तो आज वो यूं इसे अपनी औलाद को बचाने के लिए दूर जाने का ना सोचती। मगर इस वजह से मां चाहिए थी। अगर वो वक्त पर इसे ना समेट सका तो वो जानता था वो खो देगा इसे, जो वो कभी नहीं होने दे सकता था। फरिश्ते की आंख खुली तो इसने खुद को एक कमरे में पाया था। वो सुन हुए दिमाग के साथ पूरे कमरे का खाली खाली नजरों से देखते अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। इसके होंठों के करीब भी जलाने का निशान मौजूद था, जिसमें से खून रस रहा था। गैब दिमागी से अपने हाथों पर दबाव दिए उठने लगी थी। इसका पूरा वजूद दर्द से चूर था। दर्द की शिद्दत से इसकी आंखों में नमी सी झलकने लगी थी। यजदान की खुशबू को अपने बेहद करीब महसूस करते फरिश्ते ने अपने वजूद को गहरी नजरों से देखा तो अपने वजूद पर इस जालिम की सफेद शर्ट देख इसके लब कपकपा उठे थे। पूरा वजूद दर्द और तकलीफ के बायस करबनाक हुआ पड़ा था। अचानक फरिश्ते ने एक एहसास के तहत अपने पेट को हाथ से छूते अपने बच्चे को महसूस करना चाहा। मगर जो एहसास इसे इतने दिनों से एक अलग सा सरूर बख्श रहा था, आज वो एहसास वो खुद में महसूस नहीं कर पाई थी। इसका दिमाग स्नाटों में जाने लगा था। यजदान की बातें, इस लड़के का इसकी कानों में उगला जहर, जाने क्या कुछ नहीं था जिसके दिमाग में घूमने लगा। इसके कान साएं साएं करने लगे थे। वो खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। इस जहनी अजियत ने इसे जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा तोड़ा था। वो बुरी तरह चीखते सबको खामोश करवाने लगी थी। भला वह क्यों अपने बच्चों को जाने देती, वो क्यों खोती इसे जिस पर अकलौता हक सिर्फ इसी का था। यह एहसास तो सबसे पहले इसे मिला था, जिसकी वो अकलौती मालिक थी। इसकी माँ, इसके दुख दर्द तकलीफों में इसके सामने ढाल बनने रहने वाली माँ। मगर अब इसका वजूद जैसे खाली सा हुआ पड़ा था। फरिश्ते ने गुस्से से पास पड़े इस जग को उठाए फर्श पर फेंका था। नहीं, चुप कर जाओ तुम सब। वो वीरान नजरों से अपने आगे पीछे खड़े खुद पर हंसते दीवान और यजदान को देख चलाई थी। मगर वो दोनों ही इसकी हालत पर कहके लगा रहे थे। फरिश्ते, क्या हुआ, तुम ठीक हो? यजदान जो खुद में ही हिम्मत पैदा करते कमरे की जानब आया था, अब जो फरिश्ते की करबनाक चीखें सुनता एकदम से परेशान हुआ था। कमरे की जानब बढ़ा मगर सामने से यूं बिखरी हालत देख यजदान की रूह तक लरसी थी। वो अंधाधुंध भागते इसके करीब जाने लगा था कि अचानक से फर्श पर बिखरा कांच का टुकड़ा इसके पांव की पुश्त पर बुरी तरह से लगा था। यजदान की बेसाख्ता ही करहा गूंजी थी। मगर फिर वो खुद को नजरअंदाज किए अपनी मदाए जान की तरफ बढ़ा था, जो धाड़े मारते रो रही थी। यजदान ने बेड पर इसके करीब जाते से खुद में छुपाना चाहा था। फरिश्ते, मेरी जान, प्लीज मत रो, मेरा दिल बंद हो जाएगा।
اس کی کربناک درد سے چور آواز یزدان کو اذیتوں میں ڈھال گئی تھی۔ اس کے قریب جاتے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیتے بولا تھا۔ فرشتے اس کے حصار کو محسوس کرتے اسے خود سے دور کرتے کھڑی ہوئی تھی۔ یزدان کے لب بھیجتے اس کی شکوا کرتی ان بہتی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا، جس میں بے یقینی، نفرت، جانے کیا کچھ تھا۔ یزدان، آپ نے بچا لیا مجھے، اس لڑکے سے بچا لائے مجھے، مگر میرا بچہ وہ کہاں ہے وہ؟ اور آپ کو کیا پتا ہوگا؟ بلکہ آپ تو خوش ہوں گے، وہ چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا وہ۔ آپ کیوں رو رہے ہوں گے؟ ارے آپ تو خوش ہونا چاہیے نا، آپ کی جان چھوٹ گئی، آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، سب کچھ خود ہی ہو گیا۔ یزدان کے چہرے کو نفرت سے دیکھتے وہ پھنکاری تھی، اسے ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے کسی مجرم کی طرح نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا اس قدر جس درد اور کرب سے گزر رہی نا، اس سب کے سامنے تو یہ باتیں برداشت کرنا کچھ بھی نہیں تھا۔ فرشتے، تم پلیز یہاں آؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یزدان اسے پچکارتے قریب جاتے تھامنا چاہا تھا، مگر اس کے قریب آتے پیچھے ہوئی تھی۔ یزدان نے صرف نظروں سے اسے دیکھ پیچھے فرش پر بکھرے ان کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا۔ جانتے ہیں، یہ تکلیف جو میرے جسم پر ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ دل اور یہ وجود تو آج خالی ہو گیا۔ وہ خوشی جس کو بچانے کے لیے آپ سے دور بھاگی تھی، آج وہ بھی نہیں رہی میرے پاس۔ کیا میں اتنی گناہگار ہوں کہ میرا رب مجھے ایک خوشی دیتا ہے اور اسے پھر سے چھین لیتا ہے؟ وہ حزانی سے ہوتے چلا رہی تھی، اس کی ہچکیاں، اس کا رونا یزدان کے وجود کو سن کرنے لگا تھا۔ وہ کمال ضبط سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ فرشتے، ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں۔ یزدان نے نرمی سے اس کی بات کاٹتے اس کے قریب جاتے کہا تو ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ یزدان نے سرخ نظروں سے اس کے پاؤں کے قریب پڑے ان کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا، ایک دم سے اس کے بازو کو پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کہہ رہا ہوں نا، بعد میں بات کریں گے، اگر لگ جاتی تو پھر؟ ایک دم سے دہشت زدہ سا بھپرے ہوئے تاثرات کے ساتھ دوڑا تھا۔ یہ سب اس کو خاموش کروانے کے لیے ضروری تھا، ورنہ وہ اپنی ذہنی حالت کی بنا پر جانے کیا کر جاتی۔ یزدان نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھ ایک دم سے اسے کھینچتے اپنی باہوں میں سمایا تھا۔ پلیز فرشتے، مجھے بھی تکلیف ہے، میں خود بھی دکھ میں ہوں، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی ریسٹ کرو، چلو سنبھلو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں تم جو بھی سزا دوگی میں سے قبول کروں گا، آئی پرومس۔ اس کے گالوں کو بھگوتے آنسو کو اپنے دہتے ہونٹوں سے چونتے وہ خود بھی اذیت سے دوچار بولا تھا۔ فرشتے اس کے لمس پر سن پڑتے دماغ سے کپ کپانے لگی تھی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، وہ اسے خود سے دور کرنے لگی تھی، مگر اپنے کمزور وجود کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یزدان، اس کے چہرے کو چھوڑتے یزدان نے اس کی مدھم سی سرگوشی سنتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، بے قراری سے اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ فرشتے، میری جان بولو، میں سن رہا ہوں۔ یزدان کا پورا وجود سماعت بنے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے قریب بنے سگریٹ کے جلے ہوئے نشان کو دیکھ یزدان کا دل لرز گیا تھا۔ اس نے بے خودی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتے اپنے ہونٹوں سے مرہم لگائے، اس تکلیف، اس درد کو کم کرنا چاہا تھا۔ یزدان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ دوا کی وجہ سے وہ دوبارہ غنودگی میں جانے لگی تھی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ کرب اور تکلیف سے آنسو بہاتے مشکل سے بولی تھی کہ یزدان نے لب بھیجتے اس کے نازک وجود کو دیکھا، جس پر سگریٹ اور تشدد کرنے کی وجہ سے وہ جگہ جگہ سے جل چکا تھا۔ جب یزدان نے اس کے وجود کو اپنی شرٹ سے ڈھانپتے اپنے ہونے کا تحفظ سونپا تھا۔ میری جان، میں ہر دکھ، ہر تکلیف کو سمیٹ لوں گا، ایک آخری بار بھروسہ کرو مجھ پر۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے یزدان نے نرمی سے سمیٹتے باہوں میں بھرا تھا۔ وہ چلتے سے بیڈ پر لٹائے وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ ایک آخری موقع، ایک آخری چانس مانگنے لگا۔ لاؤ اسے۔ کوریڈور میں داخل ہوتے اپنے بائیں بازو کے کف فولڈ کرتے چہرے پر حد درجہ سپار تاثرہ سجائے بھاری بوٹوں میں قید اپنے بھاری قدم آگے رکھتے بولا۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا، آنکھوں میں غضب کی سرخی منڈلا رہی تھی۔ اس کا پور کسی زخمی ہوتے شیر کی مانند تھا، جس کی کھچار میں ہاتھ ڈالتے زوردار تماچا مارا گیا ہو۔ ان سب چیزوں سے وہ کئی بار پہلے بھی ٹوٹ چکا تھا، مگر جو مزہ ٹوٹ کے جننے میں یزدان کرمانی کو ملتا تھا، بھلا وہ دنیا کی وفاداری میں کہاں تھا؟ ایسی لذت، ایسا سرور تھا، اس کا پور اب لہو لہان ہو رہا تھا۔ کرب کی انتہا تھی جسے وہ برداشت کرتا۔ اپنے تنے انصاف اس اندھیر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھتے احتراماً جلدی سے دروازہ کھولا، فوراً سے کی جانب ہوا تھا۔ وہ دراز قد سے جھکتا اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں پھیلے اس مل جگہ سے اندھیرے میں بہت روشنی دیوار کی ایک جانب لگی لالٹن کی تھی، جس کے آگے پیچھے مچھر ایسے منڈلا رہے تھے جیسے شہد کے اوپر مکھیاں منڈلاتی ہیں۔
यज़दान करमानी, जो सद नजरों से कमरे का जायजा लेने में मसरूफ था, अचानक से अपने पाँव में किसी के गिरने की आवाज पर इसका सीना फूला, हाथों की मुट्ठियां भीज गई थी। बहुत शौक है तुझे लोगों की इज्जतों को हाथ लगाने का। अपना स्याह टखनों से ऊपर जाता भारी बूट की नोक से मुकाबल ग्रे इस शख्स के थोड़ी को ऊंचा किया और भिपरे लहजे में गुराया था। दीवान सहमते अपनी खून से लथपथ आंखों से यज़दान को देखने लगा, जिसका लहजा वैश्यों की तरह बेतासर था। अंदाज में ऐसी सद महरी थी, इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें बरपा हुई थी। वो नहीं जानता था कि आखिर यज़दान करमानी कैसे और क्यों कर इस तक पहुंचा था, मगर पिछले 2 घंटों से इसे जानवर की तरह पीटा गया था। इसका अंग अंग दर्द से लबरेज था, ऐसे जैसे जिस्म की किसी भी हिस्से को छुआ जाए तो वो जख्मों से चूर दीवान की मौत और करीब कर देगा। देख, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा, बस मुझे ये बता दे, तुझे किसने कहा मेरी बीवी अजियत दो? मैं तुझे मारता ना, बस तड़पाता, मगर मेरी बीवी को तड़पा कर तूने अपनी मौत मुश्किल कर ली है। वो अब इसे लालच देने की ऑफर करने लगा था। मैंने कुछ भी नहीं किया की बात सुनता वो लट्ठे की मानस पैद हुआ था। ये बात ही इसकी टांगों से जान निकालने को काफी थी कि यज़दान करमानी का हाथ इसकी गर्दन तक पहुंचाया था। अब इसे मौत से कोई नहीं बचा सकता था। वो खौफ और दहशत से जर्द पड़ने लगा था। रिलैक्स, लगता है तुम्हारी याददाश्त काफी कमजोर है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हारे वो कुत्ते जो एहराज और आयत की बू सूंघते फिर रहे थे, वो गलती से मेरे हत्थे चढ़ चुके थे। इनको एक हाथ पड़ा था, तोते की तरह तेरा नाम बक दिया। अब तू बता, कैसी खातर मदारत करूं तेरी? इसके बालों को मजबूती से सख्त गिरफ्त में लेते खींचता वो हंसते पूछ रहा था, जबकि दीवान को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता दिखाई दे रहा था। दिमाग जैसे काम करने से मफलूज हो चुका था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मौत के खौफ से डर कर कर्बनाक आवाज में चीखता कोई पागल दिख रहा था। यज़दान को इसकी हालत पर अफसोस हुआ था। वो तासब से गर्दन नफी महलाए मुड़ा था। दीवान को लगा कि शायद इसे छोड़कर जा रहा है, मगर इसका वजूद शल होते नीला पड़ा था जब सामने से 2 कांस्टेबल को आता देखा, जिसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। इसके साथ साथ नमक मिर्च के बड़े बड़े पैकेट थामे अमाद को बांधे का सामान लिए वो सीधा यज़दान के पास आया था। क़यामत तक लोग याद रखेंगे तुम्हें कि एक शख्स था जिसने भाई के इंतकाम और वफादारी निभाई, वो भी ऐसे कि इसके वजूद पर जानवरों की तरह तशद्दुद किया गया था, मगर वो अपनी वफादारी निभाता अल्लाह से निभा कर गया। इसका लहजा अक्खर था, अफसोस तासुस से लबरेज। वह हाथ में इस भारी डंडे को थामे उल्टा लटकाए इशारा किए इस डंडे को घुमाने दिखाने लगा था। मेरे पास मत आओ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। वो हल्के बल चीखा था। वजूद में बाकी सारी हिम्मत दम तोड़ चुकी थी, मगर इसकी परवाह किसे थी? यज़दान जानता था कि एहराज आयत को किसी सेफ जगह ले गया होगा। वो मुतमईन था इन दोनों की जानब से, मगर इस बार वो खुद ही इस बात की तह तक जाना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिसने इनको बर्बाद करना चाह रहा है। वह हकीकत काफी भयानक निकली थी। स्याह भारी बूटों में मकीद इसके पांव की टिक टिक की आवाज से माहौल में अजीब सा इर्ताश पैदा हो रहा था। जेल की काल कोठरी जैसे खास तौर पर यज़दान ने मखसूस की थी। अंदर बैठा वजूद हमेशा की तरह इसकी आहट पर दम साधे अजीब तासर निगाहों से दरवाजे को देखने लगा था। इसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। चेहरे पर आने वाले का खौफ, दहशत, न जाने क्या क्या समाया हुआ था। माँ वो डर से चीखा था जब चर की आवाज के साथ कोठरी का दरवाजा खुला था। इसकी नजर अंदर आते वजूद के स्याह बूटों में मकीद पांव पर पड़ी थी। वो खौफ से लट्ठे की मानस दर्द होने लगा था। चेहरे पर तारीख साए लहराए थे। कैसी रही इस बार की एंजॉयमेंट डियर? मखसूस भारी रौबदार आवाज में वो हाथ पैंट की पॉकेट में डाले इत्मीनान से दीवान के सूजे चेहरे की तरफ देखते बोला था, जो यज़दान के डर से कांप रहा था। हालत देखकर लगता है काफी अच्छा रहा होगा। इसकी अधेड़ शिकस्त खुर्दा हालत देखकर इसने मुस्कुराते गहरा तंज किया था। आंखों में शरीर से तासरात थे, क्योंकि आज वो सही मानों में सुकून में था। अपनी फरिश्ते की तकलीफ का बायस बने इस दरिंदे को अजियतनाक जिंदगी में देख इसका रोम रोम सुकून में था। मुझे माफ कर दो यज़दान, प्लीज जाने दो मुझे। वो हमेशा की तरह रोता बिलखता इसके पांव पकड़ने को आगे बढ़ा था, मगर दोनों तरफ से बंधे हाथों की वजह से मुमकिन नहीं हो पाया था। माफी चाहिए तुम्हें,
यजदान जबड़े भीजता कदम से कदम उठाए इसके करीब तर हुआ था, जो सुनते सर जोर से हाँ में हिलाने लगा था। तो पहले ये बता कि तेरे साथ क्या किया जाए। तुझे जेल से निकलवाना भी इसका हाथ था और मेरे माँ बाप की नजरों में मुझे गिराना भी। यजदान ने आगे बढ़े इसके बालों को नोचते चेहरा ऊंचा किया हुआ घुराते हुए पूछा। इसके अंदाज पर वो कांप कर रह गया था। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। और नजरें चुराए झूठ बोल गया था कि यजदान ने सुनते तासुफ से देखा था। गुड बाय। वो मुस्कुराता ट्रैगर दबाने लगा कि माँ वो डर से बेहोश हो गया। यजदान के लबों पर कातलाना मुस्कुराहट बिखरी।